ट्रेडिंग इन द जोन के तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडिंग में अपना दायित्व लेना या जिम्मेदारी लेना और अपनी ट्रेडिंग सफलता के लिए उचित सिद्धांतों को सीखने का आपस में अनिवार्य संबंध है। आपको समझना होगा कि आप सफल ट्रेडर बनते हैं या नहीं। इसका दायित्व आपके अस्तित्व के हर एक तंत्र को लेना होगा। केवल तभी आपको वह विशेषताएं मिल सकेंगी जिससे आप उन चुनिंदा ट्रेडर्स के समूह में शामिल हो सकेंगे जो बाजार के सतत रूप से सफल रहते हैं। अध्याय 1 के अंत में मैंने आपके समक्ष भावी कल्पनाओं में उतरने का विचार पेश किया था। दूसरे शब्दों में ऐसा सतत सफल ट्रेडर बनना जो आप बनना तो चाहते हैं लेकिन अभी बने नहीं। आपको अपना बिल्कुल नया संस्करण बनाना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे मूर्तिकार किसी मॉडल का प्रतिरूप बनाता है। अपने मानसिक परिवेश को आकार देना। अपना नया संस्करण बनाने के लिए आपको जिन साधनों का उपयोग करना है वो आपकी उत्सुकता और आपकी सीखने की इच्छा, जिसमें आपका सफलता के प्रति जुनून ईंधन का काम करेगा। यदि उत्साह और सीखने की इच्छा आपके प्रमुख साधन हैं तो आपका माध्यम कौन बनेगा? मूर्ति बनाने वाला कलाकार के पास चुनने के लिए कई माध्यम हैं। उदाहरण के लिए क्ले, मार्बल, धातु। लेकिन जब आप अपना ऐसा नया संस्करण बनाना चाहते हैं तो अपने को सतत रूप से सफल ट्रेडर के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, तब आपके पास केवल आपकी धारणा और रवैया ही होते हैं। आपके कलात्मक प्रयास के माध्यम आपका मानसिक परिवेश होगा जहां आप अपनी सीखने की इच्छा द्वारा उन धारणाओं और रवैये को पुनर्निर्मित व स्थापित कर सकेंगे जो आपके अपना अंतिम लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक है। मैं मान कर चलता हूं कि आपका अंतिम लक्ष्य सततता है। यदि आप भी शेष ट्रेडर जैसे हैं तो आपको भी आपके लिए मौजूद अवसरों की पूर्ण संभावनाओं की जानकारी नहीं होगी। इन संभावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए इन्हें अपने जीवन में अधिक से अधिक वास्तविक बनाने के लिए आपका मुख्य लक्ष्य यह होगा कि आप जितना सीख सकें उतना सीखें। एक सतत सफल ट्रेडर की तरह कैसे सोचें? याद रखिए, अच्छे ट्रेडर बहुत विविध तरीक़ों से सोचते हैं। उनका मानसिक ढांचा ऐसा होता है जिससे वे बिना किसी डर के ट्रेडिंग कर पाते हैं और इसके साथ ही यह उन्हें साधन होने का या भय आधारित त्रुटियां करने से भी रोकता है। इस मन स्थिति के अनेक घटक हैं, लेकिन मूल बात यह है कि सफल ट्रेडर अपने ट्रेडिंग से भय और असावधानी के भाव को लगभग निरस्त कर चुके होते हैं। इन दोनों बुनियादी विशेषताओं से वे सतत परिणाम प्राप्त करते हैं। जब आप भी अपनी ऐसी मन स्थिति बना लेंगे तब आप भी बिना भय के ट्रेड कर सकेंगे। आप अब तार्किकता अवचेतन के रूप से बिगड़ने वाली सूचनाओं, झिझक, जल्दीबाजी में कदम उठाना या आशा से उत्पन्न भय आधारित त्रुटियों की बड़ी संख्या से सहज प्रभावित नहीं होंगे। एक बार जब भय दूर हो जाएगा तब त्रुटियों का कोई कारण नहीं रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप वे आपके ट्रेडिंग से लगभग लुप्त हो जाएगी। हालांकि भय को दूर करना इस समीकरण का आधा हिस्सा है। शेष आधे हिस्से में नियंत्रण विकसित करना होगा। शानदार ट्रेडर को पता है कि आंतरिक अनुशासन और या मानसिक तंत्र का होना जरूरी है ताकि आप उत्साह के नकारात्मक प्रभाव या ट्रेड में मिली सिलसिलेवार सफलता से आए अति आत्मविश्वास को रोक सकें। ट्रेड के लिए जितना तब अत्यंत जोखिम भरा हो जाता है यदि आपने अपने पर नज़र रखना या नियंत्रित यदि हम इस परिकल्पना के साथ शुरुआत करते हैं कि सतत ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी ट्रेडिंग मानसिकता को विकसित करने का प्रयास पर केंद्रित रहना होगा, तब हम सहज ही देख सकेंगे कि ज़्यादातर ट्रेडर सफल क्यों नहीं हो पाते। वे ट्रेडर की तरह सोचने की जगह यह सोचने लगते हैं कि वे बाज़ार के बारे में और अधिक सीखकर ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस जाल में ना फंसना लगभग असंभव होता है। यह मान लेने के बहुत से मनोवैज्ञानिक कारक हैं। हम बाज़ार के बारे में जो नहीं जानते वही हमारे नुकसान या सतत परिणाम ना मिलने का कारण बनता है। हालांकि ऐसा नहीं है। यदि आप निम्न दो में से किसी एक ट्रेडर को अपना धन संभालने देना हो तो आप किसे चुनेंगे? पहला ट्रेडर एक सादा बल्कि संभवतः मध्यम दर्जे का ट्रेडिंग तकनीकी इस्तेमाल करता है, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है कि वे बाजार में अवचेतन रूप से बिगाड़ने वाली सूचनाओं, झिझक, तार्किकताएं, आशा, जल्दीबाजी में कदम उठाने को लेकर आसानी से प्रभावित नहीं होता। वहीं दूसरा ट्रेडर शानदार विश्लेषक है, लेकिन उसमें वह आम भय अभी भी मौजूद है जिनसे वह उन सभी मनोवैज्ञानिक दुर्बलताओं से सहज प्रभावित हो जाता है जिससे पहले वाला ट्रेडर मुक्त है। यहाँ सही चुनाव आसान है। पहला ट्रेडर आपके धन से ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है।
विश्लेषण या तकनीकी के मुकाबले रवैया ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। निश्चित ही आदर्श स्थिति को दोनों का होना है, लेकिन वास्तव में आपको दोनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपका रवैया सही है, मानसिकता उचित है, तब ट्रेडिंग में बाकी सारी चीज़ें निश्चित ही तुलनात्मक रूप से आसान हैं, सहज और अत्यधिक मनोरंजन से भरपूर हो जाती हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं आएगा, बल्कि कुछ को यह परेशान करेगा, खासकर अगर आप कई सालों से बाज़ार के बारे में वह सब सीखने के लिए मशक्क़त कर रहे थे जो आपको पता होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार ट्रेड कर रहे ज़्यादातर ट्रेडर की सोच बिल्कुल वैसी होती है जैसे उनके करियर में पहले से पहल रही है। बहुत से लोग ट्रेडिंग के अंतर्निहित खतरों के जानने के बिना अत्यंत वास्तविकता धारणा के साथ शुरुआत करते हैं। यह खासकर उस वक्त होता है जब उनका पहला ट्रेड सफल रहा हो, तब वे दूसरा ट्रेड थोड़े या बिना किसी भय के करते हैं। यदि ट्रेड सफल रहा तो उनका अगली बार ट्रेड करते हुए नुकसान की अस्वीकार्य संभावनाओं के प्रति और बेपरवाह हो जाते हैं। हर सफल सौदे के साथ उन्हें यकीन होता जाता है कि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं और ट्रेडिंग करना पैसे कमाने का सबसे आसान रास्ता है। यह भयहीनता आगे चलकर लापरवाही की मन स्थिति में तब्दील हो जाती है। यह वैसी ही मन स्थिति है जिसे महान खिलाड़ी जॉन बताते हैं कि यदि आपने किसी खेल में जॉन का अनुभव किया हो तो आपको पता होगा कि ऐसी मन स्थिति होती है जिसमें भय लेशमात्र भी नहीं रहता और व्यक्ति स्वाभाविक रूप प्रतिक्रिया देता है। आपको विकल्पों का ध्यान रखना है या परिस्थितियों पर विचार करना या अपने बारे में पुनः विचार नहीं करना होता है। आप बस कर डालो की स्थिति में होते हैं। आप जो भी करते हैं उस वक्त सही वही करना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर खिलाड़ी खेल के इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे गलती करने के भय से मुक्त नहीं होते हैं। इस बिंदु तक केवल वही खिलाड़ी पहुंच पाते हैं जिन्हें हालातों के पूरी तरह बिगड़ने का कोई भय नहीं होता, और आमतौर पर वे शीघ्र ही उस जोन में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि यह मनोवैज्ञानिक जोन ऐसी स्थिति नहीं जहां आप अपनी इच्छा से जा सकें, जैसे कठिन हालातों में इच्छा द्वारा आगे बढ़ते रहना। यह ऐसी मन स्थिति है जो आपको स्वाभाविक रचनात्मक से मिलती है, और अक्सर यदि आप अपने कार्यों पर तार्किक या चेतन स्तर से विचार करने लगे तो आप उसी वक्त इससे बाहर निकल जाते हैं। भले ही आप खुद को इस जोन में बलपूर्वक या इच्छानुसार ना ले जा सकें, लेकिन आप अपने सकारात्मक विजयी रवैये को विकसित करके ऐसी मानसिक स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जो इस जोन के अनुभव के लिए सर्वदा अनुकूल है। मैं सकारात्मक विजयी रवैये को अपने प्रयासों के बदले सकारात्मक परिणाम की आशा रखने के रूप में परिभाषित करता हूँ, जिसमें यह स्वीकार्य हो कि आपको जो भी परिणाम मिलेंगे वे आपको विकास के स्तर और आपको बेहतर बनाने के लिए जो करना है उसे पूर्णतः प्रतिबिंब करेंगे। महान खिलाड़ी में यही होता है, विजयी रवैया जो उन्हें अपनी गलतियों के पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने देता है। शेष सभी नकारात्मक आत्म आलोचना, पछतावे और आत्मदया में उलझे रहते हैं। अधिक लोग सकारात्मक विजयी रवैयों को विकसित नहीं कर पाते। यह ट्रेडिंग की अजीब विसंगति है। यदि आपने सफल सौदे की शुरुआत की है तो आप स्वतः ही ऐसे चिंता मुक्त मानसिकता को अनुभव करेंगे जो विजयी रवैयों को उत्पाद या जबकि अपने यह रवैया विकसित नहीं किया है। मुझे पता है कि यह थोड़ा भ्रामक लगता है, लेकिन इसके पीछे कुछ बड़े प्रभाव होते हैं। कुछ सफल सौदों के कारण आप ऐसी चिंता मुक्त मन स्थिति में प्रवेश कर गए हैं जो आपकी सफलता का अनिवार्य घटक है, लेकिन इसका आधार समुचित रवैया नहीं है। या तो आपके पास ट्रेडिंग की प्रकृति से संबंधित अत्यधिक भ्रामक सूत्र है जिसका परिणाम अनिवार्य रूप से भावनात्मक और वित्तीय दोनों तरह की बर्बादी होगा, या कुछ अधिक। सफल सौदे करने का यह मतलब नहीं कि आप ट्रेडर बन गए हैं, लेकिन ऐसा ही लगता है क्योंकि हमें ऐसी मन स्थिति में ले जाता है जिससे केवल सबसे सफल लोग ही नियमित आधार पर अनुभव करते हैं। सच तो ये है कि ट्रेड सफल होने के लिए आपको किसी कौशल की आवश्यकता नहीं है, और यदि बिना किसी कौशल के सफल ट्रेड किया जा सकता तो ऐसा बार बार किया जा सकता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत काफ़ी सफल सौदों की श्रृंखला से की थी। जब आपको अपने पर यकीन हो जाए और आप भय और चिंताओं से मुक्त हो, तब सफल सौदों की श्रृंखला बनाना कठिन नहीं होता, क्योंकि प्रवाह के साथ बहना
सरल होता है, एक प्राकृतिक लय जिसमें आप जो करना चाहते हैं वह स्पष्ट और स्वयं प्रमाणित प्रतीत होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाजार खुद आपको बता रहा हो कि कब खरीदना है और कब बेचना है, और आपको परिष्कृत विश्लेषण की बहुत कम आवश्यकता होती है। और निश्चित ही क्योंकि आपको भय नहीं है तो आप सौदों को बिना किसी आंतरिक विवाद या संघर्ष के करते हैं। यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए मुख्य चीज़ें रवैया है। बहुत से लोग यह जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग उन्हें मिलने वाले परिणामों और रवैयों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते नहीं हैं। अधिकांश खेलों या अन्य स्पर्धावर्ग गतिविधियों में भागीदारी को शारीरिक कौशल के साथ ही साथ रणनीति के रूप में मानसिक कौशल भी विकसित करना होता है। यदि प्रतिस्पर्धा कौशल के मामले में बराबर होता तो आमतौर पर बेहतर कौशल वाला ही जीतता है, लेकिन हमेशा नहीं। जब कोई कमज़ोर खिलाड़ी किसी अच्छे प्रतिस्पर्धा को हरा दे तो वह निर्धारण कारण कौन है? जब दोनों प्रतिस्पर्धा बराबर हो तो वे कौन सा कारक है जो संतुलन को एक दूसरी तरफ से करता है? दोनों ही मामले में जवाब है रवैया। वो एक ऐसी चीज़ है जो ट्रेडिंग को आकर्षित बनाने के साथ ही साथ इसे सीखने के लिए कठिन भी बनाती है। वह ये कि इसके लिए जो आपको बहुत कौशल की आवश्यकता नहीं है, उस आपके पास बस जीत का सच्चा रवैया होना चाहिए। कुछ या अधिक सफल सौदों को आपके विजेता होने का एहसास होता है, और यही एहसास जीत की प्रक्रिया को जारी रखता है। यही कारण है कि एक नौसिखिया ट्रेडर के लिए बार बार सफल ट्रेड करना संभव होता है, जबकि इंडस्ट्री के बहुत से अच्छे बाजार विश्लेषक सफल सौदों की श्रृंखला के लिए कुछ भी कर देंगे। विश्लेषकों के पास कौशल होता है, लेकिन उनके पास जीत का रवैया नहीं होता। वे भयभीत होकर कार्य करते हैं। वहीं नौसिखिया ट्रेडर में जीत की रवैया का एहसास होता है क्योंकि वह भयभीत नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें जीत का रवैया है। इसका बस यही मतलब है कि उसे अभी अपने ट्रेडिंग गतिविधियों से वैसा कष्ट नहीं मिला है जो उसे भयभीत कर दे। नुकसान पर प्रतिक्रिया। नौसिखिया ट्रेडर को पहली बार नुकसान होने पर क्या होता है? इससे उसके मन की बेपरवाह स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इसका जवाब उन आशाओं में मिलेगा जो उसे ट्रेड से थी, और वे अपने अनुभव को किस तरह लेता है और वे इस अनुभव को किस तरह लेगा, यह उसकी धारणा और रवैये का काम है। क्या हो यदि वो नुकसान से बचने का कोई तरीका ना होने के धारणा के साथ काम कर रहा हो, क्योंकि नुकसान ट्रेडिंग का स्वाभाविक परिणाम है। यह उससे कतई अलग नहीं जैसे एक रेस्तरां मालिक खाने के मामले में नुकसान उठा रहा हो। इसके अलावा मान लीजिए कि वो इस जोखिम को पूरी तरह स्वीकार करता हो, यानी उसके बाजार के वित्तीय और भावनात्मक दोनों ही तरह के व्यवहार की सभी अन्य अस्वीकार्य संभावनाओं पर पूरी तरह सोच विचार किया हो। इस धारणा और आशा के साथ उसका रवैया बिगड़ने की संभावना काफ़ी कम है। वो बस अपने अगले सौदे पर ध्यान टिका लेगा। वैसे यह ट्रेडिंग धारणा और रवैया के आदर्श के रूप का उदाहरण है। अब मान लेते हैं कि उसने जोखिम को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। क्या हो यदि उसकी बाजार के व्यवहार संबंधी आशाओं में उसकी इच्छा के अलावा और किसी का ध्यान ना रखा गया हो? इन मानसिक परिप्रेक्ष्य में यदि बाजार को ना करें जो वह चाहता है तो उसे कष्ट होगा। भावनात्मक कष्ट। आशाएं हमारी मन की स्थिति की प्रतिनिधि हैं कि हम भावी परिवेश में चीज़ों को किस तरह देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं। इन आशाओं के पीछे जितनी ऊर्जा होगी, इनके पूरा होने ना होने पर चोट भी उतनी ही अधिक लगेगी। मैंने अभी जिन दो विभिन्न नज़रियों का वर्णन किया है, हमारे नौसिखिया ट्रेडर को इनमें से किसी का एहसास होगा। निश्चित ही दूसरे वाले का पहले परिदृश्य में जो नज़रिया बताया गया है वो केवल सबसे अच्छे ट्रेडर्स में ही हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले अध्याय में बताया था, यदि इन सबसे अच्छे ट्रेडर्स का परिवेश सफल ट्रेडिंग परिवारों में ना हुआ हो, उनका मार्गदर्शन सुपर ट्रेडर ना कहते हों, जहां करियर की शुरुआत में ही जोखिम और नुकसान का रवैया उनके मन में बिठा दिया गया हो, तो उनमें से हर एक को या अधिक सौदों में नुकसान का वैसा ही अनुभव होगा, इससे पहले कि उन्हें यह एहसास होता है कि उन्हें सतत सफलता के लिए व्यवस्थित विचार की आवश्यकता है। उनकी सफलता में रवैयों का बुनियादी बदलाव अहम है, न कि बाजार को लेकर कोई शानदार बोध होना, जैसा कि ज़्यादातर लोगों का भ्रामक अनुमान है। यह भ्रामक अनुमान ट्रेडर्स के बीच केवल इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि उनमें से बहुत कम लोग गहराइयों से जानते हैं कि व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित करने में रवैये का घटक कितना अहम है।
हम सहज मान सकते हैं कि नुकसान के बाद हमारी नौसिखिया ट्रेडर भावनात्मक कष्ट की स्थिति में होगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी ट्रेडिंग में एक बिल्कुल नए किस्म की गुणवत्ता आ जाएगी। वो निश्चित ही अपनी बेपरवाह मन स्थिति को खो देगा। लेकिन इससे भी ज़रूरी यह है कि उसे यह एहसास हो जाए कि बाज़ार उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। उसे जिन कष्ट का अनुभव हुआ है वो बाज़ार की देन है। बाज़ार ने उसे नुकसान पहुंचाकर उससे जीत की एहसास छीन लिया। ध्यान दें कि हमारा ट्रेडर किस तरह अपने नुकसान को या उसे जो नहीं मिला उसका दोष बाज़ार पर मढ़ता है। इस पर भी ध्यान दें कि उसका ऐसा महसूस करना कितना स्वाभाविक है। विचार करें कि हम अपने जीवन में, खासकर जब हम बच्चे थे, जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिनमें हम आनंदित थे, जैसे खिलौने या अपने दोस्तों के साथ खेलना, और कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर या अधिकारवान व्यक्ति हमें जबरन वो काम करने से रोक दे और कुछ ऐसा करे जो हम करना नहीं चाहते हैं। हम सबसे चीज़ें खोई हुई हैं, हम अपना मानते थे, उससे वंचित किया गया, हमें अपने के बीचों बीच उसे जारी रखने से रोका गया या ऐसे विचार पर काम करने से अवरुद्ध किया गया जो हमारा जुनून था। बात यह है कि ऐसे अनेक परिस्थितियों में हमारे साथ जो होता है या हमें जो कष्ट करना पड़ता है, सहना पड़ता है, उसका कारण हम स्वयं नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रतिकार की शक्ति नहीं होती। हमें उस संवाद या आनंद प्रसन्नता की स्थिति में जबरन निकालकर भावनात्मक कष्ट की स्थिति में डाल दिया जाता है। ये फैसला हमारे हाथ में नहीं था, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ और अक्सर काफ़ी अशिष्ट होता है। भले ही इससे कहा जाए कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम ना तो इस पर यकीन करते हैं और ना ही हमें इसका अर्थ समझ पाते हैं। जो वास्तविक है और जिसे हम सहज समझ पाते हैं कि हम आनंदित थे और किसी ने या किसी चीज़ पर हमें उस आनंद से अलग करके कष्ट पहुंचाया है। यह हमारा चयन नहीं था, हमारी पीड़ा का कारण बाहर से आया है। इसलिए उस क्षण जो भी ताकत हम पर हावी होती है, दोष उसी पर जाता है। हम सीख जाते हैं कि हमारा दोष ना होने पर भी हमारे आनंदपूर्ण एहसास को तुरंत बुरे एहसासों में बदला जा सकता है। हम धोखा खाने के बारे में भी सीखते हैं। हमें धोखा होने का एहसास होता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में से कई की हमें उम्मीद की कल्पना भी नहीं होती। हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ कुछ लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। यदि उनका व्यवहार हमें भावनात्मक कष्ट की स्थिति में ले आया हो तो स्वाभाविक है कि हमें धोखा होने का एहसास होगा। एक और बात जो मुझे लगता है कि कहनी ज़रूरी है कि अतीत में हमारे भावनात्मक कष्टों के ज़्यादातर अनुभव के नियत माता पिता, शिक्षकों और मित्रों के कारण होते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग वही कर रहे होते हैं जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए सही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चे का ऐसे खिलौनों से खेलना जो उसके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। उससे वह खिलौना लेने पर बच्चा रोकर उसे अनुभव या भावनात्मक कष्ट को व्यक्त करता है, और यदि बच्चा बहुत छोटा या नासमझ है तो बहुत संभव है कि वह हमारे उस खिलौने से ना खेलने को लेकर किसी भी तर्क को अनसुना कर दे। लेकिन कई बार बच्चों का जन्म पारिक या अतार्किक माता पिता के यहाँ होता है जो भावनात्मक रूप से परेशान शिक्षकों से वास्ता पड़ता है, या ऐसे कर्मचारी मिलते हैं जो जाने अनजाने में अपनी निजी समस्याओं को किसी ऐसे व्यक्ति पर थोप देते हैं जिन्हें वे खुद से कमतर मानते हैं। इसमें सबसे बुरा यह है कि जिन लोगों में दूसरों की पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है वो यह काम इस चतुराई से करते हैं कि पीड़ित मान बैठता है कि अपनी पीड़ा का कारण वो खुद है। इनमें से कुछ भी हो, हमें मिले कष्टकारी अनुभव का कारण प्रेम या इससे हम पर जानबूझकर थोपा गया, इसकी पहचान हमें खुद करनी होगी। मूल बात यह है कि बड़े होने पर जब हम ट्रेडिंग आरंभ करते हैं तब हमें एहसास नहीं होता कि आनंद से कष्ट को तुरंत बदलाव कितना स्वाभाविक होता है। हमने बचपन में अक्सर इस आनंद के कष्ट में तुरंत बदलाव के अनुभव किया होता है। जैसा हम ट्रेड करते हैं, इसका निहितार्थ यह है कि यदि हमने ट्रेडिंग के आंतरिक जोखिमों को स्वीकार करना नहीं सीखा और यदि हमें पता है कि अपने अतीत और वर्तमान के बीच इस स्वाभाविक संबंध से खुद को कैसे बचाए, तो अंत में हम अपने परिणामों या दायित्व लेने की जगह इसका दोष बाजार पर मढ़ने नजर आएंगे। ट्रेड करने वाले बहुत से लोग अपने को दायित्वपूर्ण वयस्क मानते हैं। केवल सबसे अच्छे ट्रेडर ही उस बिंदु तक पहुंच पाते हैं जहां को किसी भी सौदे पर मिले परिणाम को पूरा दायित्व खुद लेते हैं। शेष सभी किसी हद तक मानते हैं कि दायित्व ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे बस चाहते थे कि बाजार उनका यह काम कर दे।
आम ट्रेडर यही चाहता है कि बाज़ार उनकी आशाओं की, उसकी आकांक्षाओं और उसके सपने को पूरा कर दे। समाज संभवतः इस तरह काम करता है, लेकिन बाज़ार कभी ऐसा नहीं करेगा। हम समाज में लोगों को से तार्किक और दायित्वपूर्ण व्यवहार की आशा रखते हैं। यदि ऐसा नहीं करते और यदि हमें इससे पीड़ा होती है तो समाज इस असंतुलन को दूर करने का उपाय करके हमें पुनः पूर्ण बना देता है। वहीं दूसरी तरफ बाज़ार पर ऐसा कोई दायित्व तो नहीं है कि वे ऐसा कुछ करे या हमें कुछ ऐसा दे जिससे हमें लाभ पहुँचे। बाज़ार इस तरह परिचित नहीं है और निश्चित ही वो ऐसा प्रभाव भी नहीं देना चाहता। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाज़ार में शिरकत करने वाला हर ट्रेडर अपने लाभ के लिए ऐसा ही चाहता है। ट्रेडर को केवल एक तरह से लाभ होता है। यदि किसी और ट्रेड को नुकसान हो जाए तो यह नुकसान चाहे वास्तविक नकद में हो जैसा कि फ्यूचर ट्रेड में होता है, या मौका गंवा दें जैसा कि स्टॉक ट्रेड में होता है। आप हर ट्रेड में धन कमाने की मंशा करते हैं। दुनिया का हर ट्रेडर इसी मंशा के साथ ट्रेड करता है। यदि आप बाज़ार के साथ अपने संबंधों को इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि तो हो सके तो आप कहेंगे कि आपका उद्देश्य बाज़ार से धन कमाना है। लेकिन इसी तर्ज पर हर बाज़ार का एकमात्र उद्देश्य यह भी है आपसे धन या अवसर कमाना। यदि बाज़ार ऐसे लोगों का समूह है जहां लोग एक दूसरे से धन कमाने के लिए संबंध हैं, तो ऐसे में बाज़ार पर एक ट्रेड का क्या दायित्व रह जाता है। उस पर और कोई दायित्व नहीं होता सिवाय इसके कि उसने इस कार्य में सुविधा स्थापित करने के लिए जो नियम बनाए हैं उनका अनुपालन करवाए। बात यह है कि यदि आप कभी बाज़ार को दोष दें या आपको अपने साथ धोखे का एहसास हो तो आप अपने शून्य राशि के खेल का अर्थ के निहितार्थ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। किसी भी इस तरह के दोषारोपण का यही अर्थ है कि अपने वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया है। आप चाहे जो चाहते हो, जो सोचते हो या अपने ट्रेडिंग में चाहे जितनी मेहनत की हो, बाज़ार पर आपका कोई दायित्व नहीं है। बाज़ार में लेन देन के आम सामाजिक मूल्यों की कोई भूमिका नहीं है। यदि आप यह नहीं समझते और आप जिन सामाजिक मूल्यों के साथ बड़े हुए और बाज़ार जिस तरह काम करता है उसमें अनुरूपता तराशते हुए हैं, तो आप बाज़ार से यह आशाएं, सपना और इच्छा रखेंगे कि इससे आपको कुछ मिल जाएगा। जब नहीं मिलता तो आप रोष, हताशा और भावनात्मक रूप से परेशानी व धोखे का एहसास होता है। दायित्व लेने का मतलब यह है कि अपने व्यक्तित्व के अंतरंग हिस्से से मानना और स्वीकार करना कि बतौर ट्रेडर आपकी सफलता और विफलता का पूरा दायित्व बाज़ार पर नहीं बल्कि आप पर है। स्वीकार करें कि बाज़ार का उद्देश्य आपको आपके धन से अलग करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह आपको इससे धन कमाने के अनंत अवसर भी प्रदान करता है। जब भाव गति करते हैं तो यह उस क्षण बाज़ार के सभी भागीदार के संयुक्त प्रयास करने का प्रतिनिधित्व करता है। बाज़ार अपने से संबंधित जानकारियां भी उत्पन्न करता है और यह बाज़ार में ट्रेड खरीदने या बेचने को बेहद आसान बता देता है, जो जाहिर है इसमें शामिल लोगों की संख्या पर निर्भर होगा। निजी नज़रिए से देखें तो भाव, गति, सूचनाएं और बाज़ार में ट्रेड खरीदने या बेचने कुछ देखने व समझने और कार्य करने के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। जिस क्षण बाज़ार खुलता है आपके पास पोजीशन खरीदने, पोजीशन को बढ़ाने या पोजीशन से निकलने का अवसर होता है। इन सब अवसरों में आप मुनाफा कमा सकते हैं या कम से कम अपना नुकसान कम करते हैं। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको किसी दूसरे ट्रेडर की उम्मीद, आशाएं, सपने या इच्छाएं पूरी करने का दायित्व महसूस होता है? जाहिर है नहीं होता होगा। आपको यह पूछना ही अजीब लग रहा होगा। तो जब आप बाज़ार पर दोष लगाते हैं तो आपको धोखे का एहसास होता है। उस वक्त आप ठीक यही कर रहे होते हैं। आज चाहते हैं कि बाज़ार में शामिल सब लोग के संयुक्त प्रयासों से बाज़ार वह करें जिससे आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। यह आपको खुद सीखना होगा कि बाज़ार से अपनी इच्छित वस्तु को कैसे पाना है। इस सीखने की प्रक्रिया का पहला कदम पूर्ण व संपूर्ण दायित्व लेना है। दायित्व लेने का मतलब यह भरोसा नहीं होना है कि आपके सभी परिणाम आपके स्वनिर्मित हैं। आपके परिणाम आपकी बाज़ार सूचनाओं की व्याख्याओं पर आधारित है। आपने जो फैसले लिए और कदम उठाए उनका परिणाम है। पूरा दायित्व न लेने से आपकी सफलता को रोकने वाली दो तरह की मनोवैज्ञानिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पहला, आपके उस बाज़ार से संबंध बिगड़ लेते हैं जहां आपके लिए अवसर निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं। दूसरा, भ्रमवश यह मान बैठते हैं कि आप बाज़ार विश्लेषक द्वारा अपने ट्रेडिंग समस्याओं और विफलता की कमी को दूर कर सकते हैं। चलिए पहली बाधा पर बात करते हैं। जब
आपको मिलने वाले या गंवाने वाले धन का दायित्व किसी हद तक बाजार को देते हैं तो बाजार उतनी ही आसानी से प्रतिरोधी या दुश्मन भी बन सकता है। धन गंवाने जब बाजार आपकी अपेक्षा के विरुद्ध जाता है पर आपको वैसे ही कष्ट, रोष और नाराज़गी और बेबसी का एहसास होता है जैसा बचपन में तब हुआ था जब हमसे कुछ ले लिया गया था और हमें वह नहीं मिला जो हम चाहते थे, या वह नहीं करने दिया गया जो हम करना चाहते थे। अंकुश किसी बात को पसंद नहीं, खासकर जब हम मानते हैं कि इच्छित वस्तु मिलने पर हम प्रसन्न होंगे। ऐसी हर परिस्थिति में हमारे बाहर की कोई चीज़ या व्यक्ति हमें अपनी खास शैली में अभिव्यक्ति से रोकता है। दूसरे शब्दों में हमारी इच्छाओं और उम्मीदों की आंतरिक ताकत के खिलाफ कोई बाहरी ताकत काम करती है। इसके परिणाम स्वरूप यह एहसास स्वाभाविक है कि बाजार को वह बाहरी ताकत मान लिया जाए जो कुछ देती है या लेती है, लेकिन इस पर भी ध्यान दें कि बाजार अपनी सूचनाएं निष्पक्ष नज़रिए से देता है। इसका अर्थ है कि बाजार को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं या उम्मीद करते हैं, और ना ही इसे काफ़ी परवाह है, सिवाय तब जब जाहिर है कि आपकी ट्रेड पोजीशन ऐसी हो जिसका भाव पर बड़ा प्रभाव पड़े। अन्यथा हर क्षण, हर दांव पर, हर मौके पर आपको कुछ न कुछ दिखाने का अवसर मिलता है। आप ट्रेड करते हैं और मुनाफे या घाटे में आते हैं। ये आप में से उन लोगों के लिए भी सच है जो खुद फ्लोर ट्रेड या अन्य फ्लोर ट्रेडर्स को जानते हैं, जो खुद उस पोजीशन से परिचित थे और जानबूझकर खुद इस ज्ञान का लाभ उठाकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसका बस यह मतलब है कि आपको तेज व अधिक केंद्रित रहना होगा, या आपकी इस क्षेत्र में जितनी भी सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना होगा। बाजार की नज़र में हर क्षण निष्पक्ष है। आप देखने वालों की नज़र में हर क्षण और भाव बदलाव का कोई अर्थ है, लेकिन यह अर्थ कहाँ मौजूद रहता है, यह अर्थ उस पर आधारित होता है जो आपने सीखा है और जो बाजार में नहीं बल्कि आपके दिमाग में मौजूद होता है। बाजार अपने से संबंधित सूचनाओं का अर्थ या व्याख्या नहीं बताता, हालांकि यदि आप सुनना चाहते हैं तो इसकी व्याख्या करने वाले लोग हमेशा से हैं। इसके अलावा बाजार को नहीं पता कि आप किस अवसर या नुकसान की परिभाषा कैसे करते हैं। बाजार को नहीं पता कि आप इसे हर क्षण, हर लाभ या हानि दोनों में प्रवेश व निकास के अवसरों को अनंत श्रृंखला मान रहे हैं, या आप उसे ऐसा लालची राक्षस मानते हैं जो हर क्षण आपका पैसा खाने के लिए तैयार लालायित है। यदि आप इसे बिना आत्म आलोचना और पछतावे के सौदे में प्रवेश व निकास के अवसरों का अनंत प्रवाह मान रहे हैं तो आपका दिमाग आपके सर्वोत्तम हित में काम करने और अपने अनुभवों को सीखने के लिए सबसे अच्छी अवस्था में है। वहीं दूसरी ओर यदि आपको बाजार संबंधी सूचनाएं किसी भी तरह से कष्टकारी लगती हैं तो स्वाभाविक है कि आप इस कष्ट से बचना चाहेंगे। इसके लिए आप जाने अनजाने सूचनाओं के प्रति आपकी जागरूकता में अवरोध बन जाएंगे। उन सूचनाओं और अवरोध की प्रक्रिया आपको समृद्ध करने वाली अवसरों से लगातार वंचित करेगी। दूसरे शब्दों में आप अपने को अवसर प्रवाह से अलग कर लेंगे। इसके अलावा बाजार में अपने खिलाफ केवल तभी लगता है जब आप इससे अपने लिए कुछ करने की उम्मीद लगाते हैं, या आप इसे अपना कर्जदार मान बैठते हैं। यदि कोई व्यक्ति या चीज़ आपके विरुद्ध है और आपको कष्ट दे रही है तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप लड़ने को विवश होंगे, लेकिन आप वस्तुतः किससे लड़ रहे हैं? बाजार तो आपसे नहीं लड़ रहा। हाँ, बाजार आपका पैसा लेना चाहता है, लेकिन यह आप जितना कमा सके उसका भी अवसर प्रदान करता है। भले ही ऐसा लगे कि आप बाजार से लड़ रहे हैं या बाजार आपसे लड़ रहा है, सच तो यह है कि बाजार बस आपसे अपने नकारात्मक हालातों से लड़ रहे हैं और यह कतई स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बाजार आपका कर्जदार नहीं है और आपको अपने सामने उपलब्ध अवसरों का ना 1% कम बल्कि 100% लाभ उठाना है। ऐसी स्थिति का अधिकतम लाभ लेने के लिए आपको अपने सामने मौजूद इन अनंत अवसरों में के प्रवाह में उतरकर अपने लिए कुछ करना। बाजार में प्रवाह आते हैं, यह अक्सर अनियमित होते हैं, इसकी समयावधि बहुत छोटी होती है, लेकिन यह ऐसे अनुपातित पैटर्न नहीं दिखाते जो बार बार दोहराए जाते हैं।